इज़राइल और अमेरिका ने मिल के ईरान पे काफ़ी बम्बार्डमेंट की। कहा यह जा रहा है कि उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमले हुए, टॉप मिलिट्री जो जनरल्स हैं उनको असैसिनेट किया गया। देखें, जब हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान बाकी ममालिक से डिफरेंट है, क्योंकि इस वक्त जो ईरान हमारे सामने है ये 1979 के रेवोल्यूशन के नतीजे में जन्म लेने वाला ईरान। न्यूक्लियर जो एक इंस्टॉलेशन होती है या न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस वाला जो प्लांट होता है उसके पीछे कितनी चीज़ें एग्जिस्ट करती होती है, तो उनमें से तो कोई चीज़ भी हिट नहीं हुई है कि ईरान के जो साइंटिस्ट मारे गए टारगेट किलिंग में इजराइल ने, वो कहाँ से आखिर उनके पास डाटा कहाँ से आया। तो वो डाटा दुनिया में सिर्फ एक इदारे के पास था और वो IAEA के पास था। इजराइल ने जब हमला किया है तो ईरान के पहले 10 मिनट में ही जनरल्स और साइंटिस्ट उन्होंने जो है वो असैसिनेट कर दिए। इसको अगर हम ये कहें कि एक इंटेलिजेंस का सेटबैक ईरान को हुआ है और उसकी वजह पेनिट्रेशन थी। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों आज एक इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट एपिसोड है। मिडल ईस्ट में आपने एक डेवलपिंग सिचुएशन देखी और उसमें हमने देखा कि इज़राइल और अमेरिका ने मिल के ईरान पे काफ़ी बम्बार्डमेंट की। कहा यह जा रहा है कि उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमले हुए, टॉप मिलिट्री जो जनरल्स हैं उनको असैसिनेट किया गया। और उसके बाद ईरान ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो तबाही की है इज़राइल के अंदर, जिसको अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेप्ट किया गो कि इज़राइल उसको रिकग्नाइज़ या एक्सेप्ट नहीं करता उस हवाले से। तो इस सिलसिले पे बात करने के लिए आज मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की, जनाब नासिर शराजी साहब थे। नासिर शराजी साहब जो हैं वो सेंटर फॉर पाकिस्तान एंड गल्फ स्टडीज़ के हेड हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के। एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी है और इनके पार्लियामेंट में भी फुटप्रिंट्स हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर भी। शराजी साहब, सबसे पहले तो आपके बात का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कमर भाई, और आपका शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक पे इनवाइट किया। थैंक यू। ये शराजी साहब बताइएगा कि ये जो ईरान, इज़राइल और अमेरिका का ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, आपको क्या लगता है? ईरान के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला होने की वजह से ईरान तकरीबन 10-15 साल पीछे चला गया और अब ईरान को काफ़ी टाइम लगेगा दोबारा खड़े होने में, एटलीस्ट न्यूक्लियर अपने प्रोग्राम को यानी कि न्यूक्लियर यूरेनियम को इनरिच करने में। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि अमेरिका ने जो है वो सही हमले नहीं किए और ये सिर्फ जंग बंद करने का तरीका था और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक डिफरेंट प्रेसिडेंट के तौर पर इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, तो उन्होंने हमले किए हैं लेकिन उनकी एफिकेसी या वो चीज़ नहीं है। हाउ डू यू सी दिस पर्टिकुलरली? क्या ईरान दोबारा एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर सकता है? कैसे देखते हैं इसको? पहले तो ये पूछना। बहुत शुक्रिया और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। देखें, जब हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान बाकी ममालिक से डिफरेंट है, क्योंकि इस वक्त जो ईरान हमारे सामने है ये 1979 के रेवोल्यूशन के नतीजे में जन्म लेने वाला ईरान है और यकीनी तौर पे उसकी एक आइडियोलॉजिकल ग्राउंड है और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं वो उस आइडियोलॉजी के तहत हैं जो रेवोल्यूशन के नतीजे में इस्लामिक रिपब्लिक के तौर पे वहाँ पे हाकिम है। जो रेवोल्यूशनरी माइंड्स होते हैं वो यकीनी तौर पे प्रॉब्लम तो आता है जब उनकी बाज़ पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो मारी जाती हैं या बाज़ बिल्डिंग्स जो हैं वो हिट हो जाती हैं, लेकिन उनके पीछे एक लेवल ऑफ कमिटमेंट जो है ना वो बहुत बहुत डिफरेंट होता है बाकियों से। लिहाजा जब आप इस तनाज़र में बात करते हैं, अगरचे आपके इल्म में है कि वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने फतवा दिया हुआ है कि वो न्यूक्लियर वेपन और वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं बनाना चाहते और इस फतवे की वजह से गवर्नमेंट भी और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो वहाँ की है वो भी बाउंड है, तो ये उनके प्लान का हिस्सा नहीं है। लेकिन वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट और उसके पीसफुल पर्पस से अपने आप को पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है। अब ये जो मसला था ये कोई स्पेकुलेशंस, वो नहीं था कि उनको ये डर है कि ये न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे और न्यूक्लियर हथियार के करीब हैं। उन्हें पता है कि उनकी लीडरशिप का जो मजहबी फतवा होता है उसकी एक अहमियत है, वो उससे इस तरह विड्रा नहीं कर सकते, वो लोकली भी डोमेस्टिक भी लोगों को डिफेंड नहीं कर सकते। असल प्रॉब्लम ये है कि चूँकि इस सारे एपिसोड में बिलखसूस गज़ा वाले जो जेनोसाइड वहाँ पे हुआ है, तो उसके बाद ईरान का जो रिस्पांस और रोल रहा है हमास के लिए, हिजबुल्लाह के लिए, तो वो रजीम चेंज ऑपरेशन करना चाहते थे और जब वो रजीम चेंज ऑपरेशन करें तो अल्टीमेटली जो है वो सारी चीज़ें जो ईरान के पास हैं वो फिर उन्हीं के पास चली जाती हैं, जैसा कि सीरिया में हुआ। अब इसमें जो न्यूक्लियर का मसला था वो जाहिर है कि आपको कोई चीज़ प्रीटेक्स्ट तो चाहिए,
इराक पे हमला करना था अमेरिका ने, तो प्रीटेक्स्ट तो बनाया, क्या बनाया था? वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। बाद में पता साबित हो गया कि वो लाई था। ठीक है, ये एक एक्सेप्टेड रियलिटी है, इस पे कोई अब डिबेट ही नहीं है कि वो एक लाई था, और कोई आज तक जो है वो WMD वहाँ से नहीं मिला। तो यहाँ पे पहले प्रीटेक्स्ट बनाने के लिए IAEA की एक करारदाद आती है, और उस करारदाद में वो ईरान को वो कहते हैं कि ये शफाफियत नहीं है, और प्रोग्राम के ऊपर जो हमारे चेक्स हैं, तो हमें ये डाउट है कि वो उसको कहीं ना कहीं इन्होंने डाइवर्ट किया हुआ है। बस ये एक आती है और उससे पूरा एक माहौल क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और उस माहौल के बाद जो वो इजराइल अटैक करता है। अब ये जो अटैक है, चूँकि आपने ये पूछा कि ये पॉलिसी आगे चलेगी या नहीं चलेगी, तो अब आप 3 स्टेप्स देख लें। सबसे पहले इजराइल अटैक करता है। इजरायली अटैक्स 2 चीज़ों के ऊपर होते हैं, एक पर्सनैलिटीज़ के ऊपर जिसमें न्यूक्लियर साइंटिस्ट और उनकी मिलिट्री लीडरशिप है, और दूसरे उनके अटैक होते हैं इन 3 इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं। इनमें फोर्दो है, और जो 3 मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो नतान्स है। और अच्छा, अब यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है कि 12 दिन बाद जब अमेरिका को इंटरवीन करना पड़ता है और अमेरिका जंग में डायरेक्टली आता है, तो एक तो ये एक्नॉलेजमेंट है कि वो अहदाफ जो इजराइल ने रखे थे वो उनको अचीव नहीं कर सका, दैट्स वाई अमेरिका खुद जो है इन्वॉल्व हो रहा है। और सेकेंडली अमेरिका ने कहाँ पर अटैक किया? उन्हीं 3 तनसीबात के ऊपर। इसका मतलब है वो पहले वाला अटैक्स जो है वो रिजल्ट नहीं दे सका था, इसकी वजह से अब आपको जो है वो करने पड़े। ये 2। तीसरा ये है कि क्या ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह हुआ है या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक हुआ है? प्रोग्राम समथिंग एल्स। आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि न्यूक्लियर जो एक इंस्टॉलेशन होती है या न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस वाला जो प्लांट होता है, उसके पीछे कितनी चीज़ें एग्जिस्ट करती होती है, तो उनमें से तो कोई चीज़ भी हिट नहीं हुई है। जब हम ईरान की बात करते हैं तो जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड है, मैंने अभी उनका इंटरव्यू सुना है, वो इसी में जो है वो शहीद हुए, तो उनका जो गुफ्तगू है वो ये है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इस वक्त बिल्डिंग्स के ऊपर नहीं मुनहसर, बल्कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है माइंड्स के अंदर है, और इस वक्त हज़ारों न्यूक्लियर साइंटिस्ट हमारे पास हैं। हम सिर्फ चीज़ों को वो कर रहे हैं, उनके ऊपर निगरानी कर रहे हैं, हम खुद नहीं कर रहे हैं। तो न्यूक्लियर नो हो एग्जिस्ट करती है, सेंट्रीफ्यूजेस एग्जिस्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, और पीछे बैक करने के लिए एक पूरी नेशन और एक कंट्री एग्जिस्ट करता है। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे वो कर सकते हैं? और अब एक और प्रॉब्लम भी हो गया। आपने पता है, आपके इल्म में है कि पार्लियामेंट ने और फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल दोनों ने IAEA के साथ तावन जो है उसको मसदूद करने का ऐलान किया है। तो उसकी वजह से अब कैमरे उन्होंने रिमूव कर दिए। चूँकि जो अमेरिकन अटैक और इजरायली अटैक है, ये इंटरनेशनल लॉ के तहत न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे मिलिट्री अटैक नहीं हो सकता इस तरह, चूँकि उसके नतीजे में कंटामिनेशन का वो होता है, और ये एक कैटास्ट्रॉफी में बदल सकता है और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म ले सकता है। तो ये भी एक है। और इसके अलावा एक ईरान ने इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया था, जो उन्होंने इस इजरायली हमले से पहले उसको डिस्क्लोज़ किया था, कोई तकरीबन 2 हफ्ते पहले। उसमें कोई 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हाईली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में एक डिबेट ये थी, यानी उसके ऊपर डाटा रिवील हुआ है कि ईरान के जो साइंटिस्ट मारे गए टारगेट किलिंग में इजराइल ने, वो कहाँ से आखिर उनके पास डाटा कहाँ से आया? तो वो डाटा दुनिया में सिर्फ एक इदारे के पास था, और वो IAEA के पास था। और IAEA से उनका ये ख्याल है कि ये डाटा, और लेकिन उनके पास तो डाटा आ गया, यानी वो इसराइल के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स आ गए, और इसराइल ने उन लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है। यानी ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ईरान ने क्लेम की और इसराइल ने एंडोर्स नहीं की। इसराइल ने उन ज्यूज़ को और इसराइली नेशनल्स को गिरफ्तार किया हुआ है। तो खुलासा नेचुरल ये है कि बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, बल्कि IAEA ने अपनी क्रेडिबिलिटी मशकूक कर दी है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो भी उनकी क्रेडिबिलिटी भी जो है वो बहुत कंप्रोमाइज़ हो गई है कि वो जो है वो ग्लोबल पावर्स के लिए टूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और ईरान इस वक्त जिस तरह का एक यूनिफाइड ईरान है, तो वो उनकी डिग्निटी का एक मसला भी है। अब ये मसला सिर्फ ये नहीं है कि ये एक न्यूक्लियर सलाहियत का मसला है, ये अब उनके लिए डिग्निटी का मसला भी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको वो रिवर्स कर सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये एक सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूँ कि इजराइल ने जब हमला किया है तो ईरान के पहले 10 मिनट में ही जनरल्स और साइंटिस्ट उन्होंने जो है वो असैसिनेट कर दिए। ईरान के अंदर उससे पहले जो उसके हमास के हेड थे वो इजराइल के ईरान के अंदर हमारे असैसिनेट होते हैं। कासिम सुलेमानी को उन्होंने असैसिनेट किया। उन्होंने तो कभी अपना मिसाइल ज़ाया नहीं किया।
ये ईरान की सोसाइटी में इतनी पेनिट्रेशन इजराइल की हो चुकी हुई है कि ये, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अब जब आप इतनी बड़ी नज़रियाती जंग लड़ रहे हों और अंदर से आपको पता चले कि आपके जो टॉप लोग हैं, और जिस पे ट्रम्प ने बार बार कहा कि मुझे आयतुल्लाह खामनाई को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने आपको बचाया, और उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। क्या ईरान अंदर से इतना वल्नरेबल है शराजी साहब कि टॉप लीडरशिप को उन्होंने 10 मिनट में ख़त्म कर दिया? इसमें मेरे ख्याल है दोनों बातें। पहली बात ये है कि जब हम इसको किसी भी दूसरे मुल्क से कंपैरिजन करेंगे ना, तो ईरान ज़ाहिर है कि पहले एग्जिस्ट करता था, फिर रेवोल्यूशन आया, तो तकरीबन 6 तरह के वहाँ ग्रुप एग्जिस्ट करते। एक वो जो एंटी रेवोल्यूशनरी थे, वो थाउजेंड्स की तादाद में, मिलियंस में होंगे शायद, और ज़्यादातर वो अमेरिका यूरोप स्टेशन हैं, उनके घर इधर हैं, फैमिलीज़ इधर हैं, आते जाते हैं, और ज़ाहिर है कि एक उनकी एनिमिटी इस पूरे रेवोल्यूशन के साथ। ये एक दाइशी ग्रोह है वहाँ पे। वो दाइश भी वहाँ, आपको पता है, उसने कई बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं, जुडिशरी के चीफ्स को और बाज़ बड़े अहम उनके मिलिट्री अहदेदारों को शहीद किया, तो दाइश भी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तीसरा, आपके इल्म में है कि जो पाकिस्तान भी फेस कर रहा है और ईरान भी फेस कर रहा है, वो जो ग्रेटर बलूचिस्तान के लिए बलोच मिलिटेंट हैं, चूँकि ईरान के पास भी आधा बलूचिस्तान है और आधा बलोच पाकिस्तान के अंदर है, तो दोनों जगह पे इंसर्जेंसी है, और उनको भी ज़ाहिर है एक नेशन के अंदर मूवमेंट की आज़ादी हासिल होती है, तो वो भी अपनी जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। और इसी तरीके से ख़ुद ज्यूज़ की बड़ी तादाद ईरान में, यानी शायद मुस्लिम कंट्रीज़ में तो सबसे ज़्यादा तादाद उनके पार्लियामेंट के अंदर भी मेंबर जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो वो भी यकीनी तौर पे मौजूद है। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो काम किया था, उनका ख्याल था कि इधर से हम मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे और इधर से एक अवामी सतह पे जो है वो इंसर्जेंसी स्टार्ट हो जाएगी, और इंसर्जेंसी के लिए उन्होंने भरपूर माहौल प्रोवाइड किया था, और उस माहौल से पहले इंटेलिजेंस भी यकीनन उनके ज़रिए से एसोसिएट थी, ये दुरुस्त है। तो इसको अगर हम ये कहें कि एक इंटेलिजेंस का सेटबैक ईरान को हुआ है, और उसकी वजह पेनिट्रेशन थी इन डिफरेंट ग्रुपों की, और उनमें यकीन, फिर आप खुद कमर भाई आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, फ़र्ज़ करें कि गल्फ़ स्टेट्स हैं, गल्फ़ स्टेट्स में जहाँ इसराइल की एक्नॉलेजमेंट है और वहाँ इसराइल का मिलिट्री ऑपरेटिस भी बैठा है, वहाँ ईरानी भी जाता है, वहाँ इंडियन भी जाता है, वहाँ सब के लिए आज़ादी है, तो वहाँ एक वो जो यहाँ इलादगी पसंद एलिमेंट है वो भी जाते हैं, तो उनके लिए इम्कानात पेनिट्रेशन करने की आज़ाद। जब हम इसराइल की बात करते हैं तो वहाँ क्या प्रॉब्लम है, वो टोटल कंट्रोल सोसाइटी है, एक एक बंदा फिल्टर करके लाए हुए हैं, वो तो वहाँ उस सरजमीन के अपने बासी है नहीं, लिहाजा और एक छोटा मुल्क है तो उसको कंट्रोल करना, तो यहाँ ये एक प्रॉब्लम है। और ईरान इतना ओपन स्टेट है कि मिलिट्री स्टेट नहीं है, यानी हम सिक्योरिटी स्टेट कहते हैं। मैंने वहाँ थाउजेंड्स किलोमीटर खुद ड्राइव करके ट्रैवल किया है। आप यकीन करें, किसी एक जगह पर मुझे कोई पुलिस वाला या फ़ौज वाला नज़र आ गया, किसी एक जगह, किसी चेक पोस्ट के ऊपर बिल्कुल नहीं है। अब ये जो आपने कहा, ये इंटेलिजेंस का सेटबैक भी है और यकीनी तौर पे इन्फिल्ट्रेशन भी है, दोनों को वो करें। लेकिन इसमें फिर आपको एक रिज़ल्ट निकालना पड़ेगा। इसका अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या लेना चाह रहे थे कि जिसको हम डिकैपिटेशन कहते हैं, डिकैपिटेशन होगी और ईरान जो है वो प्रैक्टिकली सरेंडर की तरफ जाएगा, चूँकि टॉप लीडरशिप इज़ ओवर और ईरान रिटेलिएट नहीं कर सकेगा, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेगा। व्हाट हैपेंड कि न फ़कत ये कि ईरान ने विद इन 12 घंटों के अंदर ईरान ने अपनी तमाम मिलिट्री लीडरशिप को रिस्टोर कर दिया, उनकी रिप्लेसमेंट कर दी। 12 घंटों में रिप्लेसमेंट तो 6 घंटों में कर दी। 12 घंटों में दे वर एबल टू रिस्पॉन्ड मिलिटरली। 12 घंटों में पहला मुनज़्ज़म रिस्पांस जो ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर हुआ वो जा चुका था। और उसके बाद फिर आप देखें 12 दिन के अंदर आपको पूरा एक पैटर्न नज़र आता है, जिस यूँ लगता है कि जैसे वो पूरी जंग के लिए तैयार थे। यानी यूँ कहूँगा कि सिस्टम जो है ना वो वहाँ पे वो बड़ा मजबूत है। अलबत्ता एक और फेलियर भी हमें ज़रूर करना है। इसराइल के वार मिनिस्टर ने ये कहा है, नेतन्याहू ने भी उसको एंडोर्स किया है कि हाँ, हमारा टारगेट ईरान की जो रिलीजियस लीडरशिप यानी आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई थे, कंट्रेरी टू द स्टेटमेंट जो आपने ट्रंप की है, उन्होंने ये कहा है, ठीक है, कि हमारा टारगेट थे बट वी फेल्ड। ये उन्होंने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम ये टारगेट अचीव नहीं कर सके। तो ये दुरुस्त है कि एक बड़ा सेटबैक ईरान को। अच्छा, ये भी बताइएगा कि हम ईरान इज़ गुड एट प्रॉक्सीज, मज़ामती ग्रुप तो बड़े अच्छे बना लिए, सारा कुछ हुआ, और वो स्टेप बाय स्टेप पहले उन्होंने मज़ामती ग्रुप ख़त्म करवाए या उनको एलिमिनेट किया या उनको ख़त्म किया। इज़राइल ने, हमास, हिज़्बुल्लाह कमज़ोर हो गए और अभी इस जंग में वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। वो सारी बात है, वो लड़ के उनकी भी पोजीशन बड़ी ख़राब हो गई थी।
कहा जाता है कि मिस्र से लेके इजिप्ट से लेके बलूचिस्तान तक इज़राइल की एयर फोर्स जो है वो राज कर रही थी, जो फैक्ट है। इतना अगर ईरान कमज़ोर होगा कि वो इतनी बड़ी एयर स्पेस जो स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन से लेके आपके बलूचिस्तान तक, अगर मैं इसको इस लेंस से मैं देखूँ ना, मैं अगर ये जस्ट विजुअलाइज करें आप कि मेडिटेरेनियन और यूरोप से शुरू हों और इधर बलूचिस्तान तक जो देखें, वो चाहते तो इजराइल तो हमारी एयर स्पेस में भी आ सकता था ना, आगे ईरान रोक तो नहीं सकता। डोंट यू थिंक ये ईरान की बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है और उसको कैसे डील कर सकता है कि वो जब उसका दिल किया वो उसने जॉर्डन क्रॉस किया, मिस्र क्रॉस किया, इराक क्रॉस किया, ईरान आ गए, ईरान से ऊपर घूमता रहा, जब उसका दिल किया वहाँ से वापस चले गए, जहाँ पे दिल किया हमला कर दिया। इसको आप देखें कैसे एनालाइज करते हैं? क्यों? बहुत अहम है जी, बहुत अहम है। मैं इसको एक और तनाज़र देता हूँ। अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि जो जॉर्डन से लेके तो मेडिटेरेनियन से लेके बल्कि जो गल्फ़ तक राज कर रही थी एयर फोर्स, उस एयर फोर्स की दो टास्किंग थी। एक के रिटेलरेटरी अटैक्स को रोकना, दो ईरान के अंदर अपने टारगेट्स जो है उनको अचीव करना। अब पहले वाले टारगेट्स के अलावा जो पहले मिलिट्री लीडरशिप और न्यूक्लियर वो ये जंग है, जंग में लॉस होते हैं, इसकी वो नहीं हम कहते, लेकिन प्रैक्टिकली तो क्वेश्चन इनके ऊपर खड़ा होगा कि जो आपकी मिलिट्री माइट थी उसमें जो फ़ख्र करता था इसराइल, वो अपनी मिथ ऑफ इनविंसिबिलिटी कि जी हम जो है वो नाकाबिल तस्खीर हैं, ड्यू टू हमारी एयर स्पेस ही नाकाबिल तस्खीर है। ईरान की तो जोग्राफिया नहीं मिलता है ना, लैंड तो है नहीं उनके साथ, प्रॉक्सिमिटी तो है नहीं, लिहाजा हवा के ज़रिए से जाना है, स्पेस के ज़रिए से जाना है। तो आप ये देखें कि ईरानी मिसाइलों ने इसराइल के तूलो अर्ज़ के अंदर जो तबाही की है, और ये खुद एक वल्नरेबिलिटी इसराइल की बन गई है, और ये उससे ज़्यादा है चूँकि उनके यहाँ एब्जॉर्ब करने की सलाहियत नहीं है। ईरान ने 8.5 साल जंग लड़ी है इराक के साथ, और इराक के साथ जंग नहीं थी, वो कलेक्टिव वेस्ट के साथ जंग थी, और ईरान ना सिर्फ ये कि सर्वाइव किया, विक्टोरियस एमर्ज किया। अब दूसरा पहलू ये है कि क्या ये इसराइल अकेला लड़ रहा था? ये जो रीफ्यूलिंग है इसराइल के पास, तमाम डाटा उठा कर देख लें, इसराइल के पास रीफ्यूलिंग के टोटल 2 टैंकर हैं। ये रिफ्यूलिंग किसने की है? 2000 किलोमीटर तो उनके F-35 नहीं आके जा सकते। रिफ्यूलिंग कौन कर रहा था? अमेरिका ने खुद, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद कहा कि हमने बहुत लीथल इक्विपमेंट प्रोवाइड किया है और मोर लीथल इक्विपमेंट इज़ ऑन द वे ड्यूरिंग वॉर। ठीक है, अब आप देखें कि ईरान ने तो कलेक्टिव वेस्ट से जंग लड़ी है, और कलेक्टिव वेस्ट को एक दूसरा जो सेटबैक है वो, जैसे मैंने कहा कि इधर उनकी मिलिट्री माइट का जो सिंबल है वो डिफेंस सिस्टम है, थर्ड वो फेलियर हुआ है, और दूसरा उनकी जो एयर फोर्स का सिंबल है वो F-35 है, जिसके लिए मुल्क अपने जोर लगा रहे हैं, जैसे तुर्की है कि हमारे पास F-35 होना चाहिए। F-35 5 हिट हुए, और 5 F-35 हिट होने को आप समझ सकते हैं कि ये 5 अगर शुरुआत हो तो कितने क्या ये इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड हुए हैं कहीं से? इसके लिए तो बिलखसूस जो उन्होंने, अगर एक तो अमेरिका ने इसको डिनाइल नहीं दिया है, और चूँकि F-35 को बेसिकली वो ऑन करते, इजराइल ने डिनाइल नहीं दिया है। तीसरा ये है कि इनिशियली डिनाइल दिया था पहले वाले का, लेकिन उसके बाद जब ईरान ने कहा ना कि हमने पायलट भी डिटेन कर लिए और हम डाटा रिवील करेंगे, ऑफिशियल स्टेटमेंट है ना, कोई ईरान के किसी न्यूज़ आउटलेट से तो आने वाली खबर नहीं है। ईरान की आर्म फोर्सेस के तर्जमान ने जब ये बयान किया तो उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। इस तरह तो इस लेवल के ऊपर चीज़ें नहीं होती, इस लेवल पे चीज़ें मीडिया के ज़रिए से क्लेम हो सकते हैं गलत, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट तो उन्होंने वो उसको डिटेन भी किया हुआ है, और वो सारा डाटा रिवील करेंगे कि ये रिफ्यूलिंग कहाँ होती थी, चूँकि बाज़ अड्डे उनके ख्याल में हमने नकारा बना दिए थे। F-35 वहाँ से अगर नहीं प्रवास कर रहा तो उनके पास डाटा है कि शायद साइप्रस से प्रवास किए हैं, शायद गल्फ़ में अमरीकी अड्डों से प्रवास किए हैं, तो ये डाटा आइंदा चंद दिनों के अंदर रिवील हो जाएगा। लेकिन ये दुरुस्त है कि ईरान ने अपनी एयर फोर्स तो एक्टिवेट की ही नहीं, चूँकि ईरान फोर्स की एयर फोर्स का उनके साथ कोई मैच था ही नहीं, ईरान ने एक्टिवेट भी नहीं की। लेकिन ईरान ने उनके इस थ्रेट के लिए जो पहले से प्लान किया हुआ था वो यही था, मिसाइल का। और ये आप सारा डाटा उठाकर देख लें, इवन वेस्टर्न वो कहते हैं कि हमारे लिए एक सरप्राइज था। तो वो जो मिलिट्री माइट के दावेदार हैं, ईरान तो मिलिट्री माइट का दावेदार नहीं है, वो दावेदार है ना, तो सरप्राइज तो उनके ऊपर था। अच्छा, लेकिन एक बात ये भी है, आपने कहा कि जी वो अमेरिका के तो सारे पार्टनर हैं और वो सारे, तो ईरान का कोई क्यों पार्टनर नहीं है? ईरान जो है, ईरान ने अपने मज़ाहमती ग्रुप क्यों रखे हुए हैं कि इसके कोई मुल्क क्यों दोस्त नहीं है जो इसके साथ खड़े होंगे? और दूसरा ये जो सवाल है, एक तो इसको कीजिएगा, दूसरा आपको नहीं लगता कि इजराइल ने बड़ी स्मार्टली
हमेशा ईरान ने जंग इज़राइल के घर में रखी या इज़राइल के इर्द गिर्द रखी। इज़राइल ने वो जंग वहाँ से ख़त्म की और उठा के जंग ईरान के घर ले आया। तो ये उन्होंने बेसिकली बड़ी, वो जैसे कहते हैं ना, दे डिड इट विद, यू नो, दिस इज़ हार्ड अर्न्ड सक्सेस है उनकी। इस पर मुझे रिकमेंड कीजिए। बहुत अच्छा, अगर यहीं से शुरू करूँ जी जी, कि इसराइल ने ये एफर्ट की कि जंग ईरान के कल्ब में जाए जी, लेकिन जंग इसराइल के कल्ब में चली गई। इसराइल के बनने से लेके आज तक इसराइल के ऊपर जंग मुसल्लत नहीं हुई है। इसराइल की जियोग्राफी हिट नहीं हुई है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इसराइल की, अगरचे आपको पता है उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, लेकिन इसराइल का जितना तूल वर्ज है वो तो तारीख में पहली बार इस तरह हिट हुआ है। मिलियंस ऑफ मिलियंस पीपल जो है वो तारीख में पहली बार 12 दिन शेल्टर में रहने पर मजबूर हो गए हैं। ये पैनिक और ये रिवर्स माइग्रेशन तो इसराइल ने कभी तारीख में विटनेस नहीं की। तो ठीक है, इनिशिएट उन्होंने किया है, लेकिन अल्टीमेट क्या रहा? अल्टीमेट तो जंग आपके घर में आ गई, जिससे आप अवॉइड कर रहे थे, जिसके लिए आपने ईरान का महाज ओपन किया, आप उस थ्रेट को तो अवॉइड नहीं कर सके। वो थ्रेट तो आपके घर में आ गया। एक और लोगों का एतमाद, IDF को अनाउंसमेंट करनी पड़ी कि लोग हमारी गाइडेंस की और हमारी जो अनाउंसमेंट्स है उसको फॉलो करें। चूँकि हम जो हैं हमें ये यकीन है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ये 100% नहीं है। अब 100% तो कहीं भी नहीं होता, लेकिन वो असल में कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि डोंट रिलाई ऑन दिस, जस्ट फॉलो द अनाउंसमेंट्स के इतने में आपने जाना है और ये करना है वो करना। ये एक बात होगी। तो इस वक्त अगर आप इसराइल का जो इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज शुरू हुए हैं जो इस जंग के नतीजे में हैं, तो वो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कहाँ लॉस हुआ है और कहाँ फ़ायदा हुआ। जो दूसरी बात आपने की, देखिए कमर भाई, एक रियलिटी को हमें समझना होगा। ईरान को थोड़ी देर के लिए छोड़ें, फ़लस्तीन की बात करें। फ़लस्तीन का तो ईरान के साथ इस लिहाज से कि कुछ जोग्राफिया मिलता हो या रंग मिलता हो या नस्ल मिलती हो या लैंग्वेज मिलती हो तो नहीं है। दे आर द अरब, वो अरब कंट्रीज़ के अंदर घिरा हुआ है जोग्राफियाई तौर पे। 21 महीनों में 65,000 फ़लस्तीनी जेनोसाइड हुआ लाइव। तमाम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन इदारों ने इसको एक जेनोसाइड के तौर पे एक्सेप्ट किया है। यूरोपीय यूनियन की डिबेट्स उठाकर देख लें, अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ डिबेट्स उठाकर देख लें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की फाइंडिंग्स उठाकर देख लें, दे एक्नॉलेज दैट। ठीक है, तो ये ईरान की बारी तो बाद में आएगी। पहला सवाल ये है कि ये 56 इस्लामी ममालिक कहाँ हैं? क्या इसराइल की वार कैबिनेट ने मल्टीपल टाइम्स ये नहीं कहा कि हमने इसराइल को एक्सपेंड करना है? क्या इसराइल की पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन और एक्सपेंशन पहले से विजिबल नहीं है? क्या उसने जनूबी लबनान पे कब्ज़ा नहीं किया? क्या उसने सहराए सीना पे कब्ज़ा नहीं किया? क्या उसने दरिया उर्दन के मगरबी किनारे पे कब्ज़ा नहीं किया? क्या 1960s के बॉर्डर, चलो अगर उसको भी आप मान लें जो यूनाइटेड नेशन के, क्या उसके फ़ौरन बाद उसने अभी तकरीबन 40% अपना एरिया जो है वो एक्सपेंड नहीं किया? क्या उसने सीरिया के अंदर गोलान हाइट्स पूरी टेक ओवर नहीं की और अभी कैपिटल तक जो है उसने सारा एरिया एनेक्स नहीं कर लिया? किया है ना? तो जिसकी पॉलिसी आपके लिए मालूम है और जिसके पास न्यूक्लियर वेपन भी है, ईरान के पास तो न्यूक्लियर वेपन नहीं है। सवाल अगर हम यहाँ से शुरू करें तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो ये सारे कंट्रीज़ खामोश हैं। ना फ़कत ये कि खामोश हैं, बल्कि प्रैक्टिकली इसराइल के साथ एक्नॉलेजमेंट भी बाज़ की चल रही है, बाज़ की ट्रेड भी 4 गुना बढ़ गई है इस जंग के दौरान। बाज़ अरब कंट्रीज़, बाज़ मुस्लिम कंट्रीज़ की, सॉरी नॉन अरब भी, 4 गुना उनकी ट्रेड बढ़ गई है। इसराइल के लिए जो मसाइल इलाद की बंदरगाह से यमन ने क्रिएट किए, उसको कंपनसेट करने के लिए बाज़ मुस्लिम कंट्रीज़ ने उसको फैसिलिटेट किया एनर्जी और दीगर चीज़ों की सप्लाईज़ के लिए। ठीक है, अच्छा, तो जब ये कंट्रीज़ अपने अरब कास्ट का, मुस्लिम कास्ट का, अपनी जियोग्राफीज़ का दिफा नहीं कर पा रहे, तो क्या ईरान उनके साथ कोई तवक्को रख सकता है कि वो इसराइल और अमेरिका के मुकाबले में उनके ऊपर डिपेंड कर सकता है? क्या कोई ऐसी दोस्ती एग्जिस्ट कर सकती है? अब मैं इसको और थोड़ा बयान करता हूँ। अमेरिका के अड्डे कहाँ पर हैं जो होस्टाइल है ईरान के साथ? इस पूरे रीजन में इन सारे कंट्रीज़ ने अड्डे दिए। कि क्यों दिए हैं? एक प्रॉब्लम ये है कि ये मेजॉरिटी अथॉरिटेरियन है। जब आप अथॉरिटेरियन होते हैं और आपको लेजिटिमेसी आवाम से नहीं मिलती, तो फिर आपने लेजिटिमेसी कहाँ से लेनी है? उन फॉरेन पावर से जो आपको मिलिट्री माइट के ज़रिए से प्रोटेक्ट करते हैं, आपका जो हुकूमत है उसको बरकरार रहने में मदद देते हैं। इसके नतीजे में आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी को उन्हीं के साथ नथी करना पड़ता है। ये फॉरेन पॉलिसी जब आपने नथी कर लिया अमेरिका के साथ, तो फिर अल्टीमेटली आप किस पे डिपेंड करेंगे? वो जो फ्री ऑफ दैट पॉलिसी है अमेरिकन से। तो ईरान के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं इराक के साथ, ईरान का रीजन के अंदर पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप है। आल दो पाकिस्तान के एक अच्छे वो है, लेकिन पाकिस्तान ने अड्डे नहीं दिए हुए हैं अमेरिका को, बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। ठीक है, अच्छा, जैसे अब आपने जो ईरान के पार्टनर्स की बात की है,
अलबत्ता मैं आपकी इस चूँकि आप IR पढ़ाते हैं तो प्रॉक्सीज़ में मसल फ़र्ज़ करें हम यमन की बात करें, यमन को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन की उसमें भी और इसी तरीके से अमेरिका के अपने जो ऑफिशियल थिंक टैंक्स में उन्होंने कभी उसको प्रॉक्सी का लफ्ज़ नहीं किया। इसके लिए यमन के लिए फॉर द रीज़न यमन में अफेक्टिवली वो तकरीबन 75% जियोग्राफी और तकरीबन इसके करीब करीब जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं, कैपिटल कंट्रोल करते हैं, करेंसी रन करते हैं, मिनिस्ट्रीज़ रन करते हैं, हज के ऊपर ऑफिशली अपने तैयारों के ज़रिए से हाजियों को भेजते हैं सऊदी अरब बाकी जगहों के ऊपर, और कैपिटल जो है वो उनके हाथ में है, फ़ौज कंट्रोल करते हैं। एक छोटा सा हिस्सा जो है वो साउदर्न SNA के पास है जो अदन के साथ मुल्क है, तो अफेक्टिवली कंट्रोल उन्हीं का है। और आप कह लें कि 1000 साल हिस्ट्री के अंदर जो हौसीज़ वहाँ ट्राइब्स हैं, ये यमन के वो कबाइल हैं कि जो तकरीबन 1000 साल से अपनी इस सरज़मीन के हाकिम हैं। थोड़े थोड़े इंटरवल्स हैं दरमियान में कि जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई, फिर बहाल हुई, फिर ख़त्म हुई, बट 1000 साल की उनकी हिस्ट्री है सरज़मीन पे, ठीक है। और ये कोलिशन एग्जिस्ट करता है, हौसी और शाफी कोलिशन है यमन के अंदर। और आपने कभी देखा है हर जुम्मे पे जो पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे बड़े एहतजाज और इज्तिमा होते हैं वो सना में होते हैं, किसकी हिमायत में? फ़लस्तीन की हिमायत में। तो वो भी एक आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स है उनका। और वो क्या कहते हैं, अब मैं अब्दुल मालिक अल हौसी की इस बात को, चूँकि जो प्रॉक्सीज होते हैं ना वो आपके एजेंडे को आगे बढ़ाती हैं, यहाँ एजेंडा किसका है? अब्दुल मालिक अल हौसी जो उनकी टॉप लीडरशिप है, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा है हमें पता है कि हम जब इलात की बंदरगाह को और इस रीजन के अंदर इनके वारशिप्स को नहीं जाने देंगे तो हमारे ऊपर अटैक होगा, लेकिन हम इससे नहीं डरते। हमें यकीन है कि जब हमारे ऊपर अमेरिका अटैक करेगा तो बहुत नुकसान होगा, लेकिन हम इससे नहीं डरते कि अमेरिका हमारे ऊपर अटैक करेगा तो इस लॉस के नतीजे में हम डरते हैं। हम इससे डरते हैं, ये वर्डिंग है, चूँकि एक आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स भी है, ये वर्डिंग है। हम इससे डरते हैं कि अगर हम अपनी ताकत से मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद न करें तो हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाएगा। हम अपने अल्लाह से डरते हैं। लेकिन शायद साहब ये भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो रेजिस्टेंस हुई है जितनी भी, उसका तो उल्टा नुकसान नहीं हुआ। देखिए फॉर एग्जांपल अगर 7 अक्टूबर को जो हमला हमास ने किया उसका जो नुकसान हुआ कि 65,000 फॉर एग्जांपल उन्होंने बर्बरियत की और जेनोसाइड किया, एटलीस्ट जिसको हम सब जेनोसाइड कहते हैं, मतलब ये अब डिक्लेयर्ड है कि जेनोसाइड किया। तो आपको नहीं लगता एट द एंड ऑफ द डे ये एक पॉलिटिकल सोल्यूशन है? डायलॉग टेबल पे बैठ के बात करनी पड़ेगी, कोई ना कोई रास्ता तो आखिर में टेबल पे निकल रहा है। तो ये अब ईरान एक रास्ता निकालना चाहता है, अरब वर्ल्ड दूसरा रास्ता निकालना चाहती है, तो रास्ता तो टेबल पे बैठ के निकलना है। तो अब गज़ा के अंदर जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, अब जितनी डिस्ट्रक्शन जो तबाही हुई है, तो वो तो उनकी ज़िंदगियाँ मतलब नॉर्मल नहीं है अगले 5-10 साल, वो तो मतलब एक बिल्कुल। तो ये रेजिस्टेंस कोई फ़ायदा दे सकती है कि अब देख जब रेजिस्टेंस फोर्सेस ही ख़त्म होगी वहाँ पे, इतना लड़ी कि वो रेजिस्टेंस फोर्सेस वहाँ पे रही नहीं, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे डायलॉग ही नहीं चाहिए आपको? मैं इसको दोनों पहलुओं से बयान करता हूँ। एक तो ये कि जो जनूबी लबनान है ये इसराइल इसको इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करता था, और लबनान में हिज़्बुल्लाह ने आज़ादी की मूवमेंट चलाई। सन 2000 में हिज़्बुल्लाह ने जनूबी लबनान को आज़ाद करवाया, थ्रू मिलिट्री, थ्रू रेजिस्टेंस, नॉट थ्रू डायलॉग। इसराइल को, जिस इसराइल को आप और मैं जानते हैं, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, उसके लिए कोई इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं? क्या वो आलमी कवानीन का पाबंद है? क्या वो कोई भी ज़ाब्ता जिस ज़ाब्ते के ऊपर वो भी साइन भी कर दे क्या उसका पाबंद है? नहीं। इसका मतलब है जब उसके साथ आप इस हद तक यकीन रखते हैं कि उसके साथ कोई ज़ाब्ता नहीं किया जा सकता, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या रह जाता है? दो बातें हुई। तीसरी बात यह है, और मॉडल भी मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस के नतीजे में उन्होंने आज़ादी हासिल की है, जनूबी लबनान जो आज़ाद कराया। अब तीसरा क्या है? फ़लस्तीन की 7 अक्टूबर की बात करें। मेरी चूँकि ये भी आपके ज़हन में रहे कि इस डिसीजन में ना ईरान का कोई अमल दखल था, ना हिज़्बुल्लाह का अमल दखल था। ये बेसिकली हमास का अपना एक डिसीजन था, और इन्होंने उसके नतीजे में जितने भी शॉक्स आए उसको बहरहाल बर्दाश्त किया, उसके साथ खड़े हो गए। लेकिन ये क्लियर तो नहीं हो गया है आपके लिए भी, हमारे लिए भी। हम जंगों में एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ पावर की बात करते हैं ना। अगर इसराइल ने करना था तो एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ फोर्स करते, लेकिन इसराइल ने जो कुछ किया, जैसे आप खुद कह रहे हैं, वो तो जेनोसाइड किया है, इसराइल को डिस्क्लोज कर दिया। अब बात यह है कि अगर ये ना करते, 2005 से गज़ा का सीज स्टार्ट हुआ। गज़ा की आधी आबादी उस सीज के दौरान पैदा हुई है।
गज़ा में लोगों ने ग़िज़ा, खुराक, दवा, पानी, वो जो पहले डेवलपमेंट थी होती, हर चीज़ थ्रू इसराइल है। और इसराइल सिर्फ इतनी चीज़ें प्रोवाइड करता है जिससे उनकी सिर्फ लाइफ साइकिल चले। उनके लिए प्रैक्टिकली कोई फ्यूचर नहीं है, वो दुनिया में कहीं अपना फ्यूचर नहीं बना सकते। उसी एनक्लेव में, जिसको यूनाइटेड नेशन ने कहा कि ये लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन है, और बाद में उन्होंने कहा कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर ग्रेवयार्ड है। ये दोनों यूनाइटेड नेशन की अल्फाज हैं, हमारे नहीं है, ठीक है। जब उनको ये बना दें, क्या ऑप्शन है उनके पास? क्या रिट पिटिशन दायर करें और कोई रिट पिटिशन की बुनियाद पे ये कोई 100 मोटो नोटिस ले लेगा? कितने साल हैं? 20 साल, 21 साल मुहासरे के, और कोई दुनिया में उनकी मदद के लिए। इशराइल साहब, ये भी बताइएगा, मैं आपकी बात समझ गया, ये बताइएगा क्या गज़ा का हमला करना, उस वक्त उसका हमास का हमला करना इजराइल पे, मकसद ये था कि सऊदी अरब और इजराइल की नॉर्मलाइजेशन होना रोकना था? कई लोगों का ये कहना कि बड़ी करीब थी नॉर्मलाइजेशन, तो उन्होंने कहा हालात इतने ख़राब कर दें कि सऊदी अरब जो है वो कभी नॉर्मलाइज ना कर सके। इसको कैसे देखें? जो मेरे पास इतला है, यानी ये हमास की टॉप लीडरशिप से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जैसे मुलाकातें होती हैं, तो वो मुलाकातें थी, तो उसमें जो फीडबैक उनका था, उनका ये था कि नहीं, हमें इसराइल हमले की तैयारी कर चुका था और हमला यकीनी था। उनके निगाह में उन्होंने गज़ा को एलिमिनेट करना था और इसकी आबादी को कहीं मुंतकिल करना था। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था मगर ये कि हम एक प्रीएम्प्टिव अटैक के तौर पे कुछ बारगेनिंग चिप हमारे हाथ में आ जाए, क्योंकि पहले हमारे पास बारगेनिंग चिप कोई नहीं ना, अरब तो खामोश बैठे थे। तो बारगेनिंग चिप के तौर पे हमने ये इनिशिएट किया इस मुहासरे को तोड़ने के लिए कि कम अज़ कम हमारे पास को हॉस्टेजेस होंगे, क्योंकि हिस्ट्री ये रही है कि हिस्ट्री जब भी फ़लस्तीनियों ने या लबनानियों ने इसराइल के लोग हॉस्टेजेस बनाए हैं, उन्होंने डायलॉग किया है। तो इनका ये ख्याल था शायद कि शुरू में डायलॉग हो जाएगा और अल्टीमेटली इसराइल ये जेनोसाइड जो उन्होंने पहले प्लान किया था और इनको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, ये हो जाएगा। गेम यहाँ से शुरू हुई है और ये बात एविडेंस साबित इसलिए होता है कि इसराइल ने उसके बाद अपने उसी एजेंडे को आगे बढ़ाया है। अलबत्ता अब उसको एक प्रिटेक्स्ट मिल गया, ये दुरुस्त है, लेकिन एजेंडे उसी को आगे बढ़ाया है। इससे साबित होता है कि ये विदाउट प्रिपेयरनेस तो नहीं हो सकता था ना। यानी अगर इसराइली फोर्सेस पहले से आमादा और तैयार नहीं थी इस लंबी जंग के लिए और इस तरह गज़ा को डिमोलिश करने के लिए, तो वो 1-2 दिनों में तो नहीं हो सकता था। ऐसे ही 7 अक्टूबर हुआ और उसके बाद आपने देखे कि उन्होंने पूरे गज़ा के अंदर जो ऑपरेशन किया और जिस तरीके से किया, तो ये उनके प्लान पहले से था। इन्होंने उस प्लान की न्यूज़, दे गॉट द न्यूज़, और इन्होंने फिर प्रीएम्प्टिव अटैक के तौर पर एक बारगेनिंग चिप लेने के लिए ये अटैक किया, ना ये कि इसकी सऊदीज़ के साथ कोई कॉन्टेक्स्ट था। एक आखिरी सवाल, अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है? और ख़ास तौर पे जब ये फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर की मुलाकात हुई इन द मिडल ऑफ द वॉर, तो उस वक़्त कहीं अब इंडियंस जो हैं वो कह रहे हैं, वो एक डिफरेंट नैरेटिव स्पेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ख्याल में अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता होगा इन टर्म्स ऑफ ईरान, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बात की जाए? देखें, एक तो लॉजिकल अगर हम बात करें, जैसा आपने ख़ुद भी यही कहा, तो लॉजिकल तो ये है कि अमेरिका ईरान में रजीम चेंज की बात कर रहा है, ईरान के ऊपर एट वॉर है, और जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अल्टीमेट अक्ल कहती है कि जब भी उनसे वो सपोर्ट लेगा तो वो उस रजीम चेंज के हवाले से कोई ना कोई सपोर्ट लेना चाहेगा। अब क्या ये पाकिस्तान के लिए अफोर्डेबल है या नहीं है, मैं समझता हूँ, अगर मैं आप ख़ुद बेहतर जानते हैं, इस वक्त दुनिया में, आलम इस्लाम में ईरान की मकबूलियत भी आसमान पे है और ईरान की लीडरशिप की मकबूलियत भी आसान पे, और इसमें शिया सुन्नी की तफरीक ख़त्म हो गई है। तो पाकिस्तान के अंदर ईरान के हवाले से बिलखसूस जो रेजिस्टेंस इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन की हिमायत में उन्होंने की है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। पाकिस्तान के पास अमरीकी जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने के इम्कानात नहीं हैं, लेकिन यकीनी तौर पे उन्होंने ये चाहा होगा कि पाकिस्तान लॉजिस्टिक भी प्रोवाइड करे और पाकिस्तान जो है वो इस सरजमीन से, जो एक नक्शा अमेरिकन की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसी के थिंक टैंक ने जो ऑफिशियल है जारी किया था, अगर आपको याद हो तकरीबन 2005 या 6 में जारी हुआ था, जिसमें न्यू मिडल ईस्ट का वो बनाया गया था। उसमें बहरहाल ये पूरा एरिया जो इसको डिसइंटीग्रेट करना जो है वो शामिल है। तो बहरहाल उनकी ख्वाहिशात तो हो सकती हैं, लेकिन क्या हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है? क्या पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान के अंदर मौजूद जज्बात, चूँकि पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है मगर ये कि ईरान की हिमायत करना,
और ईरान के साथ मिलकर चलना, और साथ ही ये जो इंडिया वाला फैक्टर है, इस वक्त जो ईरान के अंदर फ़िज़ा मैंने देखी है, जिस तरीके से अभी कल उनके यहाँ शुहदा के जनाज़ों में पाकिस्तानी परचम डिस्प्ले हुए हैं, जिस तरीके से उनकी पार्लियामेंट ने पाकिस्तान को एंडोर्स किया है, फिर जिस तरीके से ईरानी प्रेसिडेंट ने चंद ममालिक का नाम लेके शुक्रिया अदा किया, उनमें से ईरान का शुक्रिया पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, इससे मुझे ये और जो मेरी मालूमात है कि जो लोग पकड़े गए हैं जो इंसर्जेंसी में मुलव्वस थे, उनमें अफ़गानी भी हैं कुछ, और उनमें एक तादाद जो है वो इंडियन शहरी की भी है। तो इस वक्त मामलात इंडिया के हवाले से काफ़ी नेगेटिव है वहाँ पर, और इंडिया की जो पॉलिसी है इजराइल के साथ जिस तरीके से रिलेशनशिप बन चुके हैं, ये पास्ट में एग्जिस्ट नहीं करते थे इस तरह। ये बिल्कुल उस मोदी पीरियड के अंदर और हिंदुत्व के बाद जो इंडिया के अंदर एक एक्सट्रीमिज़म आया ना, तो वो बिल्कुल समझे वो और इसराइल दोनों बेसिकली तो एक ख़ास तरह का वो इंतहा पसंदी दोनों में है ना, तो ये एक पेज के ऊपर आ गए। तो अब इसकी वजह से उधर बहुत नेगेटिविटी है ईरान के अंदर इंडिया के हवाले से। मैं समझता हूँ हाई टाइम है कि पाकिस्तान के लिए अपने इन रिलेशनशिप को इकनॉमिक इंटरडिपेंडेंस में बदलना, जैसा कि एनर्जी का प्रोजेक्ट है जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब बार बार कह चुके हैं कि चूँकि अमेरिकन्स जो है वो नहीं चाहते, ये ख्वाजा आसिफ है चूँकि उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है तो हम कोट कर सकते हैं कि अमेरिकन्स नहीं चाहते, इस वजह से हम जो है वो पाक ईरान गैस पाइपलाइन और एनर्जी पाइपलाइन जो उसको इनिशिएट नहीं कर पा रहे। इस वक्त पाकिस्तान को अपने नेशनल इंटरेस्ट में ये डिसीजन लेने चाहिए, और अमरीकी ख्वाहिशात हो सकती हैं, लेकिन क्या हर अमरीकी ख्वाहिश पूरी करके हम इधर जमहूरी इस्लामी ईरान और उधर जो है रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ तो हम अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते। वो क्या कहते हैं आप कि आप जो हैं वो दोस्त और दुश्मन तो बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। थैंक यू वेरी मच इनाज राय साहब, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमने एक कन्वर्सेशन करने की कोशिश की कि समझें ईरान ने ये जो जंग में उसका क्या किरदार था, ईरान कैसे लड़ा, इज़राइल और ईरान की क्या शॉर्ट कमिंग्स थी, और अमेरिका का क्या किरदार था, पाकिस्तान को कैसे देखा जाता है, पाकिस्तान को मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है, और एक बड़ा बयानिया मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो चेंज हुआ है। ईरान को एक मुसलमान दुनिया के अंदर इस अंदाज से देखा जा रहा है कि वो रेजिस्टेंस जो उसने की है उसकी वजह से उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ये भी समझता है कि ईरान बड़ा कमज़ोर उसने प्ले किया है, उसकी वो ताकत नहीं है जितना बड़ा उसने जो है वो एक्शंस किए हैं। देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में आईए क्या करता है, क्योंकि ईरान उससे भी निकलने की बातें करता है, अमेरिका बार बार कभी धमकियां देता है, कभी डायलॉग की बात करता है, वो चीज़ कैसे चलती है देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।